हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लाइवली एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक डेप्रिसिएशन। ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम अपने चैप्टर की नींव रखेंगे, यानी बेस बनाएंगे। अगर आज की नींव हमारी स्ट्रांग हुई तभी आगे जाके हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। तो इसलिए आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। आज के लेक्चर में हमें किसी बुक की जरूरत नहीं है। Only register and pen is required to make our notes. So start our today's topic, that is depreciation. बच्चों, depreciation का मतलब क्या होता है? Depreciation means fall in the value of tangible asset. Means fall in the value of. Fall का मतलब क्या होता है? Fall का मतलब होता है गिरावट। क्या होता है fall का मतलब? गिरावट। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ, यानी गिरावट। किसकी वैल्यू में गिरावट? टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट। किसकी वैल्यू में गिरावट? टेंजिबल एसेट्स। अब हमारे टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट होना, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट होना। ठीक है, डेप्रिसिएशन मींस फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू, यानी गिरावट होना टेंजिबल एसेट की। क्यों गिरावट होती है हमें, हम वो रीजंस पढ़ते हैं। पहला रीजन है मेरा यूज ऑफ एसेट्स। सपोज बच्चों, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा। उस मोबाइल फोन को मैं 1 साल तक यूज करे जा रही हूँ तो क्या होगा? उस मोबाइल फोन की वैल्यू में क्या होगी? गिरावट आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने एक मशीनरी परचेज करी। उस मशीनरी को रोज मैं 10 घंटे चला रही हूँ, 10 घंटे वर्क कर रही हूँ तो क्या होगा? वो आते आते टाइम के साथ, आते आते 1 साल बाद क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू में गिरावट हो जाएगी। यानी तो डेप्रिसिएशन का एक कारण क्या होता है मेरा? यूज ऑफ एसेट्स। ठीक है। सेकेंड रीजन होता है मेरा इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का बीतना। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि समय चलता रहता है। पास्ट हो जाना, यानी जैसे आज से 10 साल पहले आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे, आज आप लोग बड़े हो गए हो, तो उसे कहते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का बीतना। अब इससे डेप्रिसिएशन कैसे होता है? देखिए बच्चों, सपोज आपने एक मोबाइल फोन लिया, ब्रांड न्यू मोबाइल फोन लिया। उस मोबाइल फोन को आपने यूज भी नहीं करा, उसे आपने एक बॉक्स में पैक करा और उसे बॉक्स में पैक करके आपने एक अलमीरा के अंदर रख दिया 1 साल के लिए। अलमीरा में एक कपड़े के नीचे रख दिया, उसे ब्रांड उसको बॉक्स में से भी नहीं निकाला। ठीक है। अब जब आप उसे 1 साल बाद उस फोन को निकालेंगे तो क्या होगी? उस फोन की वैल्यू जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो उस फोन की वैल्यू क्यों कम हो गई? क्योंकि टाइम के बीतने से। वो फोन आपका ब्रांड न्यू था, आपने यूज भी नहीं करा, वहां यूज ऑफ एसेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि उसमें क्या हुआ? समय बीत गया। ठीक है बच्चों, तीसरा रीजन है हमारा ऑब्सोलेंस। कई बार क्या होता है, हमारी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। कैसे? ना तो समय बीता है, ठीक है, ना तो समय बीता है, ना ही हमने उसे यूज किया है, ना तो वहां यूज ऑफ एसेट है, ना वहां इफेक्ट्स ऑफ टाइम है, लेकिन फिर भी हमारी एसेट में गिरावट आ गई। मैम, ये कैसे हुआ? बच्चों, क्या होता है, कई बार जब हमने कोई नई चीज खरीदी, सपोज हमने एक नया फोन खरीदा, ठीक है, इस फोन की वैल्यू है 1 लाख रुपए। ये 1 लाख का हमने एक फोन परचेज करा और क्या हुआ? बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन है, हमने इसे अपनी अलमारी में रख दिया। अब आफ्टर 2 डेज बाद क्या हुआ? मार्केट में एक नया फोन आया। इस नए फोन में, इस फोन की कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसकी स्क्रीन भी अच्छी है, इसकी रैम भी अच्छी है, कैमरा भी बहुत अच्छा है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है। इस फोन से बहुत ही ज्यादा एडवांस है ये फोन, और इसकी कॉस्ट है मात्र 20,000 रुपए। इसकी कॉस्ट है मात्र 20,000 रुपए। अब आपने
जोश आपने जोश जोश में तो ये फोन खरीद लिया, लेकिन अब ना तो यहाँ पे इस फोन को आपने यूज किया और ना ही ना टाइम बीता, लेकिन फिर भी आपकी इसकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि इस फोन के आ जाने से कभी कभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से या इनोवेशन की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो अब लोग इसे क्यों खरीदेंगे, इसे ही खरीदेंगे भाई, है ना। तो अब आप क्या करोगे, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई मैंने एक फोन खरीदा था 2 दिन पहले, तो उस फोन को खरीद ली, तो वो कहता है कि भाई मैं उस फोन को क्यों खरीदूं, मैं तो इस फोन को खरीदूंगा ना, इसमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी है भाई, फीचर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ इतनी अच्छी है। तो इसलिए एक रीजन होता है, इसे कहते हैं ऑब्सोलीसेंस, यानी कभी कभी हमारी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, यूज ऑफ एसेट नहीं होता, इफ्लक्स ऑफ टाइम नहीं होता, लेकिन ऑब्सोलेंस की वजह से। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये थे हमारे रीजन डेप्रिसिएशन के। बच्चों देखो, आपके सामने 2 टर्म्स हैं, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। अमोर्टाइजेशन के मैंने आगे लिखा फॉल इन वैल्यू ऑफ, यानी वैल्यू में गिरावट होना। डिप्लीशन के आगे मैंने लिखा फॉल इन वैल्यू ऑफ, वैल्यू में गिरावट होना। मैम यही बात तो हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ी थी, फॉल इन वैल्यू ऑफ, गिरावट होना। फिर ये आप अलग अलग वर्ड क्यों लिख रहे हो बच्चों? फॉल इन वैल्यू ऑफ, वैल्यू में गिरावट होना, पर किसकी वैल्यू में गिरावट होना? यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉल इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में जब भी गिरावट होती है तो हम उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन में हमने फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स पढ़ा था। बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है आपको पता है? जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते। अगर गुडविल की वैल्यू में गिरावट होगी तो हम उसे डेप्रिसिएशन ऑफ गुडविल नहीं कहेंगे, हम उसे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कहेंगे। पेटेंट की वैल्यू में गिरावट होगी तो हम क्या कहेंगे? अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट। कॉपीराइट की वैल्यू में गिरावट होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉपीराइट। ठीक है बच्चों, जब फॉल इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स होती है तो हम उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। नाउ कम टू डिप्लीशन। डिप्लीशन में किसमें गिरावट हो रही है? डिप्लीशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ वेस्टेड एसेट्स। जब वेस्टिंग एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है तब हम उसे डिप्लीशन कहते हैं। वेस्टिंग एसेट्स यानी नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, कोल माइन, कोल माइंस, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम कोल माइन होता है, तो इसलिए इन्हें डिप्लीशन कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। छोटा सा रिवीजन तीनों डेफिनेशन का बच्चों। जब फॉल होता है इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब फॉल इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट होता है तब हम उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। जब फॉल इन वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है या वेस्टिंग एसेट कह दो तब हम उसको क्या कहते हैं? डिप्लीशन। तो इन तीनों की मीनिंग आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। ये चीजें जब आप अच्छी तरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह क्लियर होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन किन चीजों पर या डेप्रिसिएशन किन चीजों से प्रभावित होता है। डेप्रिसिएशन मेनली 3 फैक्टर से प्रभावित होता है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट फैक्टर। जो फर्स्ट फैक्टर है मेरा कॉस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला फैक्टर एसेट की कॉस्ट किसे कहते हैं या एसेट की कॉस्ट क्या होती है। इस टॉपिक को हम पूरे 5 से 10 मिनट देंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बच्चों, क्या होता है, सपोज सुनिए, जब हम एक मशीनरी परचेज करने गए यानी एक बहुत बड़ा एसेट हमने परचेज किया, तो जब हम मशीनरी को खरीदने के लिए गए तो उसका एक परचेज प्राइस हम लोग पे करते हैं। ठीक है, हम दुकानदार के पास गए, हमने कहा भैया हमें एक मशीनरी खरीदनी है, ये कितने की है? उसने कहा ये 1 करोड़ की है। तो हमने उस मशीनरी का परचेज प्राइस उसको दिया और वो मशीनरी खरीद ली। यानी मशीन की कॉस्ट में क्या आएगा? एक आएगा परचेज प्राइस। फिर वो कहता है कि रुको भाई साहब, मैडम रुको। हम कहते हैं हाँ क्या हुआ? वो कहता है परचेज प्राइस के साथ आपको इस मशीनरी पे टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा।
हमने कहा टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। बोली हाँ। हमने कहा अच्छा बताओ टैक्स, जैसे जीएसटी। उसने कहा 1 करोड़ की मशीन है, 1 करोड़ पे आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 10 लाख आपको जीएसटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। हमने ठीक है, तो परचेज प्राइस में क्या ऑर्डर जाएगा, टैक्सेस। जैसे जीएसटी। हम कहते हैं ठीक है। अब वो हमसे कहता है कि भाई साहब इतनी बड़ी मशीनरी है, इसे आप अपनी पॉकेट में रखकर थोड़ी ना लेकर जाओगे, आपको क्रेन की भी तो आवश्यकता पड़ेगी ना। हमने कहा हाँ ये बात तो है कि भाई क्रेन की पड़ेगी हमें, यानी मशीनरी को हमें अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस भी तो पे करनी पड़ेंगी ना। तो यानी ये आ गए हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हमें क्रेन वगैरह बुलवाई। बच्चों जब हम एक बड़ा एसेट खरीदते हैं तो उसके साथ छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक एसेट को खरीदा तो सिर्फ उसका परचेज प्राइस हो गया, उसके साथ और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गए हमारे। अब हम जब उस मशीनरी को फैक्ट्री में लगाएंगे, बच्चों जिस जगह वो मशीनरी हम लोग रखेंगे वो जगह को भी तो हमें साफ करना पड़ेगा। उसको वहां से उसके उसके अलावा वहां पे जो सामान होगा हमें वो भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो दुकानदार कहता है भाई साहब मैं कबाड़ी वाले को भेज देता हूँ, वो वहां से सामान हटा देगा और मशीनरी वहां रख देगा। तो वो हमारे क्या होगा, इरेक्शन चार्जेस हो गए। ये इरेक्शन चार्जेस हो गए। ठीक है, मैंने मशीन खरीदी थी 1 करोड़ की, उसने 10% जीएसटी पे करा, 10 लाख का मेरा जीएसटी हो गया। उसने का इंस्टॉलेशन चार्जेस 2 लाख लगेंगे, इरेक्शन चार्जेस 1 लाख लगेंगे। और बच्चों और बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे मशीनरी में जो आपको क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो ये सब उसमें जुड़ते हैं, छोटे मोटे खर्चे उसका पार्ट ही होते हैं। तो मशीनरी खरीदना कोई आसान बात नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे उसमें जुड़ेंगे। जब तक मेरी मशीनें यूज करने लायक ना हो जाए, पूरी तरह तैयार ना हो जाए, जब तक जो भी खर्चे होते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब यही होता है। इन एक्सपेंसेस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो बच्चों उसे अकाउंटिंग टर्म में कैपिटलाइज करना कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटलाइज करना कहते हैं। तो अब आप ब्रैकेट बनाकर साइड में लिख लो, ये पॉइंट आपका क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगा। और सपोज क्वेश्चन में भी नहीं आया तो आपके 12th में बहुत काम आएगा। जब हम एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो उसे कैपिटलाइज्ड करना कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कैपिटलाइज करना कहते हैं, कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज करना दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि दिस एक्सपेंसेस शुड बी कैपिटलाइज्ड, दिस अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज और दिस एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज। क्वेश्चन में इस तरीके से बोला जाएगा, यानी मशीनरी के साथ जो भी परचेज प्राइस के अलावा जो भी खर्चे होते हैं उन्हें हम कैपिटलाइज कहते हैं। इसे कहते हैं मशीन की कॉस्ट। बच्चों अब इसके साथ एक छोटा सा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक टेक्निकल पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है बच्चों, जब हमने जीएसटी के चैप्टर में पढ़ा था, जब हम लोग कोई चीज खरीदते हैं और उस पर टैक्सेस हम लोग पे करते हैं तो क्या होता है, उसके आउटपुट से कुछ दिनों के बाद, जीएसटी के चैप्टर में पढ़ा था, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो आउटपुट से जीएसटी सेट ऑफ हो जाता है, जीएसटी सेट ऑफ हो जाता है यानी एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आज के रूल्स के अकॉर्डिंग, आज के टैक्सेस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो टैक्सेस का अमाउंट होता है उसे हम लोग जोड़ते नहीं है कॉस्ट ऑफ द एसेट में। पहले जोड़ा करते थे हम, लेकिन अब हम इस अमाउंट को जोड़ते नहीं है क्योंकि ये बाद में सेट ऑफ हो जाता है, ये बाद में रिवर्स हो जाता है। अगर हमें ये मशीन की कॉस्ट में दिया हुआ भी होगा ना बच्चों, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो इसलिए इसे आप बॉक्स बना के स्पेशली काट दोगे। मैंने इसलिए जान के आपको लिखवाया था ताकि आपको याद रहे, क्योंकि सेट ऑफ की वजह से हम लोग इसको अब नहीं जोड़ते हैं, यानी एडजस्ट हो जाता है ये बाद में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। और बॉक्स बना के काटेंगे, टैक्स का अमाउंट पे तो किया है लेकिन सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे नहीं जोड़ेंगे। और अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको परचेज प्राइस में है तो हम इसे माइनस कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है वो है एस्टिमेटेड रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या होता है एस्टिमेट का मतलब, एस्टिमेटेड मीन्स अनुमान लगाना।
सपोज आपने एक मशीनरी खरीदी, आपने एक मशीनरी खरीदी आज, ठीक है। इस मशीनरी की कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज, ठीक है। अब आप सोच रही हो, आप अनुमान लगा रहे हो, यानी एस्टिमेट कर रही हो कि आज की डेट में आप अनुमान लगा रहे हो कि इस मशीन को मैं 5 साल इस्तेमाल करूंगा। 5 साल तक मैं इस मशीनरी को इस्तेमाल करूंगा और 5 साल के बाद ये मशीनरी स्क्रैप हो जाएगी, यानी भंगार हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है। आप ये सोच रही हो, एस्टिमेट कर रही हो कि 5 साल तक मैं इस मशीनरी को यूज कर लूंगा और 5 साल के बाद मैं इस मशीनरी को बेच दूंगा, ये बेकार हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी। तो आप सोच रहे हो कि 5 साल बाद मैं इस मशीनरी को, जब ये बेकार हो जाएगी तो 1,000 रुपए का कबाड़ी वाले को बेच दूंगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। ये फैक्टर हमारा डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करता है। ये बच्चों ये डायग्राम ही अपने आप में काफी है आपको समझने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की ओर। बच्चों नेक्स्ट फैक्टर की ओर पढ़ने से पहले एक टर्म है जो मैं आपको क्लियर कर दूं, दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलती है? डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है मेरी कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है मेरा एस्टिमेटेड यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स। एस्टिमेटेड यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। बच्चों एस्टिमेट का मतलब वही हम पढ़ चुके हैं, अनुमान लगाना, ठीक है। क्या होता है इसमें, आपने आज एक नया मोबाइल फोन परचेज किया, आपने आज की डेट में एक नया मोबाइल फोन परचेज किया। मैंने पूछा बच्चों ये मोबाइल फोन आप कितने साल तक चलाओगे? सोचो, अनुमान लगाओ, आप कितने साल तक चलाओगे? आप कहते हो मैम हमें ऐसा लग रहा है कि ये मोबाइल फोन 6 साल तक चलेगा, ये मोबाइल फोन 6 साल तक चलेगा। 6 साल के बाद ये मोबाइल फोन बेकार हो जाएगा। अब आप सोच रही हो कि हाँ मैं इस मोबाइल फोन को 6 इयर्स तक यूज करूंगा, कि इस एसेट से 6 इयर्स की इसकी लाइफ है, उसके बाद ये बेकार हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज एस्टिमेटेड यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है। इसे कहते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स। तो ये मेरे फैक्टर्स थे जो मेरे डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ा कॉस्ट, दूसरा फैक्टर था मेरा एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, और तीसरा है मेरा एस्टिमेटेड यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। बच्चों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की मेथड। पहले आप लोग ये रूल्स रिकॉर्ड करेंगे, मेरे साथ नोट डाउन करेंगे इन्हें अपने रजिस्टर में, उसके बाद हम लोग समझेंगे। हाँ जी बच्चों, रिकॉर्ड इट केयरफुली इन योर नोटबुक्स। पहला वाला पॉइंट क्या है, पहले हम इसे लिखेंगे फिर समझेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, और यहाँ पे है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। यहाँ है ओनली एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यहाँ पे एसेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। यहाँ एसेट इज शोन एज रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू, यहाँ एसेट इज शोन एट कॉस्ट। पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी। लिख लिया सबने? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। हाँ जी बच्चों देखो, ये दोनों मेथड कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये दो मेथड यानी दो अकाउंटेंट, पहले अकाउंटेंट का नजरिया देखते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है एक मशीन है, ये मशीन की कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है। इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन है वो है मेरा 10 रुपए। इसकी वैल्यू में गिरावट आई
10 रुपए की यूज करनी थी। वो ये कहता है कि ये जो 10 रुपए है इसे मैं इस मशीन की कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, ये इस मशीन की कॉस्ट में से ये जो 10 रुपए है मीन्स ये एसेट्स मेरा अब 90 का हो गया, मैं उसकी कॉस्ट में से इसे माइनस करके दिखाऊंगा। ये पहला अकाउंटेंट मेरा ऐसे काम करता है। दिस इज हाउ द फर्स्ट मेथड माय वर्क। सेकेंड मेथड में क्या होता है, हमने जो मशीनरी परचेज करी, सपोज ये जो मेरी 100 रुपए की मशीन थी इसकी वैल्यू में गिरावट आई 10 रुपए की। दूसरा मुंशी कहता है यानी दूसरा अकाउंटेंट कहता है कि जो मशीनरी है उसे तो मैं 100 पर ही दिखाऊंगा, मशीन को तो एसेट की कॉस्ट को तो मैं 100 पर ही दिखाऊंगा। ये जो 10 रुपए का इसकी वैल्यू में जो गिरावट है वो मैं इसमें से माइनस ना कर कर उसे मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम के मटके में ऐड कर दूंगा, यानी गिरावट में अलग शो करूंगा। पहला अकाउंटेंट गिरावट को कॉस्ट में से माइनस करके दिखा रहा है और दूसरा अकाउंटेंट कह रहा है कि मैं उसे अलग डाल दूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मटके में, यानी यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है और मेरी एसेट जो है वो कॉस्ट पे ही शो हो रही है और यहाँ पे मेरे डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस हो रहा है, तो इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है और एसेट इज शोन एज WDV written down value method after deducting depreciation और book value. दिस इज हाउ द टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन वर्क। बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है डेप्रिसिएशन का, इसे आप लोग प्रॉपर रिवाइज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे और आगे की और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द बेसिक लेक्चर, वी आर गोइंग टू मूव ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप जब तक इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।